एपिसोड की शुरुआत युवान मैंसन से होती है, जहाँ पर युवान पो के फादर अपने बेटे का वैसा हालत देखकर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग इसे रोके क्यों नहीं थे। वो लोग कहते हैं कि यंग मास्टर युवान खुद ही गैम्बल करना चाहते थे, इसलिए हम लोग इसे चाह के भी रोक नहीं पाए थे। ये सुनकर वो और ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर उस बच्चे का ओरिजिन क्या है जो कि मेरे युवान फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत किया है। ये बोलकर वो अपने नौकर को यू गैम्बलिंग हाउस में जाकर एक चैलेंज प्लेस करने के लिए कहता है और खुद ही 7 दिन के बाद उससे मिलने के लिए कहता है। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग कुछ दिन के ट्रेनिंग के बाद अपना पर्पल आई वाले स्किल को सीख लिया होता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर फैंग को कंपटीशन के लिए बताता है, इसलिए वो यू गैम्बलिंग हाउस में चला जाता है, जहाँ पर युवान वो अपने फादर के साथ खड़ा होता है और फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वही बंदा है। उन्हें देखकर फैंग उनसे कहते हैं कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यंग मास्टर पो को अपना लास्ट टाइम का बेट को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं युवान फैमिली पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो गुस्सा से चिल्लाते हुए कहता है तुम। फैंग उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है मैं क्या आप भी हारने के बाद बेहोश होने का नाटक करके भागने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर युवान पो नील डाउन कर जाता है। ये देखकर उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कमीने आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। युवान पो कहता है कि एक मैन को अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये देखकर फैंग उससे कहता है चलो ठीक है, अब मुझे ग्रैंडपा बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ पर है। उसका वैसा बर्ताव देखकर युवान सी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है चलो आज के गैम्बलिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में जो ज़्यादा स्पिरिट आयरन को ड्रॉ कर पाएगा वही जीतेगा और मार्शल क्रिस्टल काउंट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर फैंग सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये लोग पहले से प्रिपेयर है और उन्हें पता है कि मैं एक भी स्पिरिट आयरन को ओपन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए उन्हें लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। ये सोचकर फैंग कहता चलो ठीक है, लेकिन बेट क्या होगा। युवान से पूछते हैं कि तुम बेट पर क्या लगाना चाहते हो। फैंग कहता है टॉप क्वालिटी स्पिरिट आयरन के 1 कैटी। ये सुनकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि इतना सारा तो उनके पास भी नहीं होगा, लेकिन वहीं पर युवान से कहता चलो ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वो कहाँ से आएगा। फैंग एल्डर यू से उधार मांगता है और वो उसे दे भी देता है। इसलिए अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और उसके लिए एल्डर यू उन दोनों को ऊपर वाले फ्लोर पर स्टोन को चुनने के लिए लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर फैंग आसपास के जगह को देखकर सोचता है कि इस फ्लोर का स्टोन सच में नीचे वाले से काफी ज्यादा सुपीरियर है और 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में आराम से 7 या फिर 8 स्टोन आ जाएगा। ये सोचकर वो अपना पर्पल आई वाले स्किल का यूज करने लगा होता है। ये देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि वो तो सच में पिपिल वाले स्किल को सीख लिया है, ये तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और वो तो फेज स्टोन का मास्टर भी बन गया है। वो सब जानकर युवान सी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो खुद को कन्विंस करने के लिए खुद से कहने लगा होता है कि जरूर वो सभी कुछ नकली होगा। इसके 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने स्टोन को चुन लिए होते हैं। इसलिए अब एल्डर जो उन दोनों के स्टोन को खोलने वाले होते हैं और फेयर रहने के लिए वो दोनों को ही एक ही बार में खोलते हैं और जब वो खोलते हैं तो युवान से एक स्टोन में से क्रिस्टल निकलता है। वो देखकर युवान से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं पर वो देखकर सभी ऑडियंस उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं। तभी फैंग के स्टोन को दिखाते हैं जिसमें से स्पिरिट आयरन निकल जाता है, जिसे देखकर युवान से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लो ग्रेड का स्पिरिट आयरन होता है जिसे कि एल्डर यू फैंग को दे देते हैं, जिसका कीमत लगभग 10 मिलियन गोल्ड कॉइन होता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी एल्डर यू दूसरे स्टोन को खोलने वाला होता है। उसे देखकर युवान पो पूछता है कि हम लोग हारने वाले तो नहीं है ना। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। तभी युवान पो उसके पीठ की तरफ इशारा करते हुए पूछता है लेकिन आपका पीठ पूरा पसीना से क्यों भीग गया है। ये सुनकर वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है। वहीं पर एल्डर यू दूसरे स्टोन को खोल देता है, जहाँ पर युवान सी को स्टोन में से नॉन ग्रेड का स्पिरिट आयरन निकला होता है। वो देखकर युवान सी को सांस में सांस आती है और वो सोचता है चलो कम से कम इससे टाई हो गया है। तभी फैंग हाउ के स्टोन में से फिर से स्पिरिट आयरन निकल जाता है। उसे देखकर युवान से पसीना पसीना होने लगा होता है। इसके बाद 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका स्कोर 3-2 का हो गया होता है। फैंग हाउ के स्टोन में से 3 आयरन निकला होता है तो युवान सी को स्टोन में से 2 आयरन निकला होता है और अब उन दोनों के पास ही 2-2 स्टोन बचा होता है। इसलिए कौन जीतेगा उसका फैसला करने का बारी आ गया होता है। इसलिए एल्डर यू फिर से उन दोनों के स्टोन को खोलने लगा होता है। वो देखकर युवान से काफी ज्यादा प्रे कर रहा होता है अपने स्टोन में से स्पिरिट आयरन निकलने के लिए, लेकिन उसका में से स्पिरिट आयरन नहीं बल्कि क्रिस्टल निकल जाता है, जिससे देखकर युवान सी को काफी बड़ा झटका लगता है और वो गिरने लगा होता है, जिससे कि युवान को संभालता है और संभालते हुए कहता है कि उसका स्टोन में से शायद स्पिरिट आयरन ना निकले। उसका रिजल्ट देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक होने लगे होते हैं। तभी फैंग के स्टोन को खोल दिया जाता है जिसमें से स्पिरिट आयरन निकल जाता है। वो देखकर सभी लोग फैंग हाउ का नारा लगाने लगे होते हैं और अब स्कोर 4-2 का हो गया होता है। इसीलिए आखिरी वाले स्टोन में से चाहे जो भी क्यों ना निकले इसका रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, इसलिए विनर फैंग हाउ को डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो सब देखकर युवान को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो एक चाल चलते हुए फैंग को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि
मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे एक कैटी स्पिरिट आयरन देने लगता है। फैंग काफी ज्यादा खुश होकर उसे लेने जाता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे ध्यान देने के लिए वार्न करती है, लेकिन उसका कुछ समझने से पहले युवान से उस पर अटैक कर देता है। वो देखकर एल्डरियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भी गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर देखते ही देखते क्या हो गया। वहीं पर ये देखकर युवान को पूछने लगा होता है कि आप ठीक तो है ना। वो कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं मरा नहीं हूँ। तभी एल्डरियो काफी गुस्से में कहता है कि मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही वैल्यू कस्टमर को चोट पहुंचाकर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। मैं लॉर्ड मिंग को बोलकर जस्टिस लूंगा। ये सुनकर युवान को डरते हुए कहने लगा होता है कि अब क्या होगा। उसके फादर कहते हैं कि मुझे डर है कि युवान फैमिली को कोई बचा नहीं पाएगा। वहीं पर एल्डरियो जल्दी से जाकर फैंग को उठाने लगा होता है और सोचता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे डर है कि हिडन फैमिली वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर वो जल्दी से फार्मासिस्ट को बुलाकर उसका चेकअप करवाने लगता है और फार्मासिस्ट से काफी ज्यादा विनती कर रहा होता है कि आपको किसी भी कीमत पर उसे बचाना ही होगा। फार्मासिस्ट कहता है कि मैंने इसका बोन्स को रिपेयर कर दिया है, लेकिन इसका इंटरनल ऑर्गन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। मुझे डर है कि मेरे एबिलिटी से मैं अपने उस बात को वहीं पर काटते हुए वो उससे आगे कहता है कि लॉर्ड यू, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैं सिर्फ मिस्ट्री ग्रेड का फार्मासिस्ट हूँ। ये सुनकर एल्डरियो निराश होकर कहता है कि मैं समझता हूँ कि जुआन सिटी में अर्थ ग्रेड का फार्मासिस्ट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, आप बस अपना बेस्ट ट्राई कीजिए। वो कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अपना जरूर बेस्ट दूंगा। ये बोलकर वो उसे हील करने लगता है, लेकिन तभी उसका बॉडी अपने आप ही हील होने लगा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर वो पूछता है क्या हो गया। वो हमारा सेन फैमिली अभी तक इसलिए सर्वाइव कर पाया है क्योंकि हम लोग लो प्रोफाइल रखते हैं। इसके बाद अगले सीन में यूयू मैंसन को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग होश में आ गया होता है और कल्टिवेट कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते हुए खुद से कह रहा होता है कि मैं भी सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। एक बुढ़ा मुझे इतना ज़्यादा घायल कर दिया था और वैसे भी कुछ 100 क्रिस्टल इनफ नहीं है, बिना 1000 क्रिस्टल के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आखिर में इतना सारा क्रिस्टल लेकर कहाँ से आऊँ। हालांकि लिटिल बॉल मेरा हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गैम्बलिंग हाउस में जाकर उन्हें लूट लूँ। तभी उसे ची यांग गैंग के बारे में याद आता है और एंशिएंट रूइन में हुआ इंसिडेंट भी उसे याद आ जाता है और उससे बदला लेने के बारे में सोच लेता है। ये सोचकर वो बाहर निकलता है जहाँ पर 2 गार्ड उसका गेट पर गार्ड कर रहे होते हैं और बातें करने पर पता चलता है कि एल्डरियो के कहने पर वो लोग वहाँ पर गौ से गार्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग ची यांग गैंग के गैम्बलिंग हाउस में जाने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में उसे देखकर सभी लोग उसे मास्टर ऑफ लक बुला रहे होते हैं और जब वो उनके हाउस में पहुँचता है तो वहाँ का बटलर उसका वेलकम करता है। फैंग कहता है कि प्राइस याद रखना, मैं बिल सेटल कर दूंगा। ये सुनकर वो बटलर सोचता है कि युवान फैमिली इसके कारण खत्म हो गया है, मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर फैंग जाकर उनका पोल खोलना स्टार्ट कर दिया होता है कि यहाँ तो सभी का सभी बेकार स्टोन है, 1000 स्टोन में से सिर्फ 10 में ही क्रिस्टल निकलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और ना खरीदने के लिए कहने लगे होते हैं। ये सब सुनकर बटलर समझ जाता है कि वो यहाँ पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा करने आ गया है। वहीं पर फैंग एक स्पिरिट आयरन निकाल लिया होता है जिससे वो एक्सचेंज करके कुछ मार्शल क्रिस्टल ले लेता है। वो सब देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसे बदल कर क्रिस्टल क्यों ले रहा है जबकि वो काफी ज्यादा रेयर होता है। दूसरा कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मास्टर क्या सोच रहे हैं। वहीं पर फैंग कहता है कि हमेशा की तरह यूजुअल रूल, अगर मैं एक स्पिरिट आयरन को ओपन कर दूंगा तो मैं तुम लोगों को स्टोन दूंगा जिसमें से क्रिस्टल निकल सकता है। ये बोलकर वो उन्हें कुछ स्टोन दे देता है जिसे वहां पर मौजूद लोग लूटने लगे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है जिसे देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग ची यांग गैम्बलिंग हाउस में जाकर वहां पर जानबूझकर प्रॉब्लम खड़ा करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन तभी वहां पर ची यांग गैंग का लीडर ची की आकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, नहीं तो मैं पहले ही आकर आपका जरूर वेलकम करता। फैंग उससे कहते हैं कि आपको ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं यहाँ पर रोज आऊँगा। ये सुनकर ची की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर फैंग पूछता है क्यों, क्या हो गया, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। वो घबराते हुए कहता नहीं, आप आ सकते हैं। ये बोलकर वो युवान फैमिली वाला घटना को सोचकर डर जाता है और सोचते हैं कि अगर ये यहाँ पर रोज आना शुरू कर देगा तो मेरा गैम्बलिंग हाउस बंद हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये सोचकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं एंशिएंट रूइन वाला घटना के बारे में सुना हूँ और वो पूरी तरह से गलतफहमी थी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे 1000 क्रिस्टल देकर मामला रफा दफा करने के लिए कहता है। इसके लिए फैंग मान जाता है और वहाँ से जाने लगा होता है। उससे जाता देखकर चीके का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छू नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। इसके बाद यूयू गैम्बलिंग हाउस को दिखाते हैं जहाँ पर एल्डरियो फैंग को वो वाला स्पिरिट आयरन दे देता है जिसे वो युवान से जीता होता है
और उसे वो वाला भी दे देता है जो कि उसे उधार में दिया होता है। वो देखकर फैंग कहता है कि आप पहले ही मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दिए हैं, इसलिए एक और गिफ्ट लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एल्डर यू उससे कहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी हम काफ़ी कुछ कलेक्ट कर लिए हैं। ये सुनकर फैंग वो वाला गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लेता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई है जो कि स्पिरिट आयरन को फोर्ज कर सकता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे फोर्जरी मास्टर है, लेकिन उनमें से लू सॉन्ग सबसे बेस्ट है, लेकिन वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा वियर टेम्पर का है, बिना हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल का वो फोर्ज करना स्टार्ट करेगा ही नहीं। फैंग कहता है कि मैं उसे अपना ये वाला हाई क्वालिटी का स्पिरिट आयरन दूंगा जिससे कि मैं फायर चिमेरा का कोर्स से बनाया हूँ, क्या तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? उसे देखकर वो कहते हैं कि ये तो फायर एट्रीब्यूट का है, लेकिन तुम्हारा हाईएस्ट क्वालिटी का स्पिरिट आयरन तो एट्रीब्यूट लेस है, अगर तुम फोर्सफुली दोनों को मर्ज करोगे तो उसका ग्रेड गिर जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपना फायर एट्रीब्यूट वाला हाई क्वालिटी का स्पिरिट आयरन तुम्हें दे देता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगा होता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा टैलेंट टॉप ग्रेड का वेपन को डिजर्व करता है। इसके बाद वो लोग मास्टर लू के पास जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो फैंग से कहते हैं कि उसका टेम्पर काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं उसे एक बार स्पिरिचुअल वेपन को बनाने के लिए बोला था, लेकिन वो हर बार एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सुनकर फैंग कहता है क्या वो आपको भी फेस नहीं दिया है, इसका मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा। वो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और पूरा जिन डायनेस्टी में अकेला वही है जो कि बेस्ट स्पिरिचुअल वेपन को बना सकता है। ये बोलकर वो लोग उसके घर के आंगने में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर मास्टर लू एक मिडिल ग्रेड के स्पिरिट वेपन को बना लिया होता है, लेकिन वो उसका क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए वो उसे आग में फेंक के बर्बाद कर देता है। ये देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और समझ जाते हैं कि उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। तभी एल्डर यू उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपने मौजूदगी का एहसास करवाता है, लेकिन मास्टर लू सीधे मना करते हुए कहता है कि मेरे पास गेस्ट को एंटरटेन करने का टाइम नहीं है। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। ये देखकर फैंग अपने बारे में बताकर उसे वेपन बनाने के लिए पूछता है, लेकिन वो उससे भी मना करते हुए कहता है कि मेरा मूड नहीं है। ये सुनकर फैंग कहता है कि आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि मैं आपको क्या ऑफर कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके पास जाकर धीरे से कहता है कि मैं आपका बॉडी के हिडन डिजीज को खत्म करने में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। फैंग उसे उस डिजीज के बारे में बताने लगता है। वो सब जानकर मास्टर लू कहता है कि हालांकि तुम सही हो, लेकिन काफ़ी सारे मास्टर इसे ठीक नहीं कर पाए हैं, इसलिए तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इसे ठीक कर दोगे। ये सुनकर फैंग उसे अपने फार्मासिस्ट का लेवल का ऑरा दिखाकर पूछता है कि क्या इतना काफ़ी है। वो देखकर वो और ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि ये तो अर्थ ग्रेड से भी हाई लेवल का लग रहा है। ये सोचकर वो उसे अपने घर के अंदर बुलाता है, जहाँ पर जाकर वो उसे चेक करके बताता है कि ये सॉल्व किया जा सकता है। ये सुनकर मास्टर लू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहने लगा होता है कि मैं बच गया। ये देखकर एल्डर यू सोचता है कि ये बंदा हंस भी सकता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था। तभी फैंग उससे कहता है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेडिसिनल मटेरियल लगेगा। ये सुनकर मास्टर लू कहता है कि अगर मेरा लाइफ बच जाएगा तो मैं कुछ भी करूँगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि क्या आप एक स्पिरिचुअल वेपन फोर्ज करवाना चाहते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर यू वापस चला गया होता है और फैंग उसे फायर एट्रीब्यूट वाला स्पिरिट वेपन बनाने के लिए कहता है। ये जानकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है कि आपके पास तो कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप फायर एट्रीब्यूट वाला वेपन क्यों बनवाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये बैकफायर भी कर सकता है। ये सुनकर फैंग अपने मास्टर से पूछता है कि क्या मुझे उसे अपने फायर एट्रीब्यूट वाला बात बता देना चाहिए। वो कहते हैं हाँ बता दो, तुम उसे डबल एट्रीब्यूट वाला वेपन बनाने के लिए कहो। ये सुनकर वो मास्टर लू को अपना डबल एट्रीब्यूट वाला बात बताकर उसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। वो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और कहता है कि मैं कभी भी डबल एट्रीब्यूट वाले वेपन को फोर्ज नहीं किया हूँ, उन दोनों एट्रीब्यूट को फ्यूज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फैंग कहता है कि दोनों को फ्यूज करने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को बस बीच से अलग कर दीजिएगा। इसके लिए वो मान जाता है और अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए कहता है। इसके बाद हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस वेपन को फोर्ज कर लिया होता है, जिसका एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर मास्टर लू को दिखाते हैं, जहाँ पर वो उसे सक्सेसफुली बना लिए होते हैं और फैंग को उस पर अपना खून का बूंद डालने के लिए कहता है। इसलिए वो अपना खून का एक बूंद डालकर उस वेपन का मास्टर बन जाता है और वो लोग उस स्वॉर्ड का नाम वूफेंग रखते हैं। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग जुआन सिटी को छोड़कर कुछ टाइम के लिए जा रहा होता है और मास्टर लू को कुछ मेडिसिनल हर्ब लेने के लिए बोल देता है और एंशिएंट रूइन जाने के लिए कहता है। इसलिए मास्टर लू उसे एंशिएंट रूइन का एक मैप देते हैं। इसके बाद फैंग वहां से चला जाता है और एक टॉम्ब के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा टॉम्ब होता है, जो कि काफी लंबे टाइम से खुला होता है और वो बहुत ही पहले लूट लिया गया होता है। लेकिन फैंग फिर भी उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होता है, क्योंकि सब कुछ पहले लूट लिया गया होता है। लेकिन तभी उसका लिटिल बॉल उसके कपड़े में से निकलकर उसे बीच वाला पैसेज में जाने के लिए कहने लगता है। इसलिए वो उसका बात मानकर वहाँ पर जाने लगा होता है, जहाँ पर काफी सारा कंकाल पड़ा होता है और वो काफी ज्यादा
ज़्यादा देर से जा ही रहा होता है लेकिन आखिर तक नहीं पहुंचा होता है। इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अभी भी आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा होता है, जिससे अब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगा होता है। वो देखकर उसके मास्टर को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगा होता है और वो अपने स्किल का यूज करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मेन हॉल में जाने का वो असली रास्ता है। वो जानकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि ये टॉम तो पिछले 1 लाख साल से खुला हुआ है लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है। वो बताते क्योंकि बाहर का किंग सिर्फ असली किंग का सबऑर्डिनेट होगा और यहाँ पर रहने वाला पर्सन असली मास्टर होंगे। यहाँ पर टॉम्ब के अंदर में एक टॉम्ब है इसलिए किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। ये बोलकर वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब जानकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि इसका मतलब वहाँ पर मार्शल एम्परर लेवल का मास्टर होंगे। अगर ऐसी बात है तो जरूर वहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन तभी उसके मास्टर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम सिर्फ ग्रैंड मास्टर लेवल में ही हो, यहाँ से आगे काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। अंदर का टॉम्ब अभी तक खुला नहीं है इसलिए वहाँ पर ट्रेजर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खतरा भी होगा और उसे गार्ड करने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट भी होंगे, इसलिए तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते हो लेकिन तुम्हारा लिटिल बॉल वहाँ पर जरूर जा सकता है। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली मेन हॉल में पहुँच गए होते हैं और अपने स्किल का यूज करके देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर डेसोलेटेड एंशिएंट एरे होता है। उसके अंदर में काफ़ी सारा अच्छा ट्रेजर होता है लेकिन वहाँ पर 3 मार्शल किंग लेवल का बीस्ट भी होता है और वहाँ पर काफ़ी सारे वेंड्रेट लेवल का भी बीस्ट होता है। वो सब जानकर फैंग काफ़ी ज़्यादा लालची करने लगा होता है, इसलिए वो उससे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लिटिल बॉल सच में वो सभी के सभी ट्रेजर लेकर आ पाएगा। वहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का कॉफिन है, सिर्फ वही मुझे काफ़ी ज़्यादा कीमती लग रहा है इसलिए अपने बीस्ट को उसे लेने के लिए बोलो। इसलिए फैंग उसे वो वाला कॉफिन लाने के लिए कहता है, जिसे लाने के लिए वो उसके अंदर चला जाता है और उस एरे में वो आराम से एंटर कर जाता है और कुछ देर के बाद वो उस छोटा सा कॉफिन को लेकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर मास्टर उसे खोलने के लिए कहती है। फैंग उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन अपना सारा की का यूज करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाता है और काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। तभी लिटिल बॉल उसे उसके पेट की तरफ इशारा करने लगा होता है। वो देखकर उसकी मास्टर कहती है कि शायद उसका ये मतलब है कि वो तुम्हारा वॉइड के पावर से खुलेगा। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है लेकिन मैं अपना वॉइड वाला पावर कभी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि आप भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो कहती है हाँ मुझे पता है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। सिर्फ पहला जनरेशन को छोड़कर बाकी के जनरेशन वाले वॉइड मार्शल आर्टिस्ट मारे गए थे। ये सुनकर फैंग पूछता है तो आखिर वो कौन सा चीज है जो कि मिसिंग है। ये सुनकर मास्टर कहती है अरे गधे, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अभी तक इस हालत में क्यों होती। तभी लिटिल बॉल फिर से एरे के अंदर की तरफ इशारा करने लगा होता है। ये देखकर मास्टर काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगी होती है कि इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि मिसिंग चीज उसके अंदर में हो सकता है। लेकिन तभी फैंग निराश होकर कहता है कि मेरा अभी का पावर के कारण मैं उतने सारे मॉन्स्टर को संभाल नहीं पाऊंगा। उसके मास्टर कहते हैं कि तुमसे ये किसने कहा कि हमें उन बीस्ट को अकेले संभालना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ लूट लेने का तैयारी करना है। ये बोलकर वो किंग टॉम का न्यूज को फैला देती है। इसके बाद एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेन फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर जाने के लिए विनती कर रही होती है। वो सुनकर वो कहते हैं कि जब वो किंग वाला टॉम्ब ओपन होगा तो वहाँ पर काफी ज्यादा खून खराब होगा और तुम सिर्फ एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर को किसी तरह से मना ही लेती है कि वो वहाँ पर किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके बाद एंशिएंट रूइन को दिखाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग वहाँ पर जाने लगे होते हैं और वहाँ पर मौजूद बिस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सब फैंग और उसके मास्टर दूर से देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग। मार्शल वेंड्रेट लेवल वाला एक पर्सन आकर फाइट में हिस्सा ले लेता है जिसे देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे मार्शल वेंड्रेट लेवल वाले आ जाते हैं और उनमें से एक यूयू गैंग का लीडर भी होता है। वो सभी लोग आक्रोन बिस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही पावरफुल बिस्ट की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर सभी लोग एक पल के लिए थोड़े से चौंक जाते हैं और तभी वहाँ पर एक मार्शल वेंड्रेट लेवल का डेसोलेटेड बिस्ट निकलता है। उसे देखकर सभी मार्शल वेंड्रेट लेवल वाले वॉरियर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगा होता है जिससे काफी दूर मौजूद फैंग भी खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। वहीं पर काफी सारे वेंड्रेट लेवल वाले उस बिस्ट से फाइट करने के बाद बहुत ही मुश्किलों के बाद उसका सींग को तोड़ पाते हैं और फाइनली उसे खत्म कर पाते हैं। वो देखकर फैंग लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही डेसोलेटेड बिस्ट को खत्म करने में लगभग 10 वेंड्रेट लेवल वाला वॉरियर लग गया होता है और अंदर में तो 3 किंग लेवल का होता है जिसके बारे में फैंग तो सोच भी नहीं पा रहा होता है। उसके मास्टर कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, अब जबकि न्यूज फैल गया तो लोग आकर सभी को खत्म कर ही देंगे। तभी फैंग को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो लोग एक लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे देखकर फैंग कहता है कुछ लोग एक छोटी बच्ची को बुली कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। ये बोलकर वो उसका हेल्प करने जाने के बारे में कहता है लेकिन उसकी मास्टर उसे रोकते हुए कहती है कि फिर से ब्यूटी को बचाकर हीरो बनना चाहते हो, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़की हारेगी। वहीं पर उस लड़की को दिखाते हैं जो कि सेन की ग्रैंड डॉटर होती है जो कि एक बंदे को मार देती है और उसके पास एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन को देखकर फैंग और ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो कौन है।
उसके मास्टर कहते हैं कि वो ऑलरेडी वेंडेट लेवल में पहुंच गई है, वो तुमसे भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर अपने भाई का मौत को देखकर बाकी के बंदे काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा पॉइजन मास्टर होता है जो कि पॉइजन का यूज करके उसे फंसा लेता है, और दूसरा बंदा हमला करने ही वाला होता है लेकिन फैंग आकर उस पर हमला कर देता है। वो देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर कौन हो तुम। फैंग कहता है मैं कौन हूँ वो जानना तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये बोलकर वो उस पर हमला करके उसके बॉस को ही मार देता है। ये देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फैंग उसके हमला करने से पहले उस पॉइजन मिस्ट के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो लोग मान लेते हैं कि वो बंदा बच नहीं पाएगा। वहीं पर उसके अंदर दिखाते हैं जहाँ पर फैंग उसको हील करने लगा होता है, और जब सेन यून होश में आती है तो फैंग के हाथ को अपने ऊपर देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसी पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो बाहर फेंका जाता है। और फैंग को बिल्कुल सही सलामत देखकर वो लोग चौंक जाते हैं और फिर से उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन फैंग ही उन्हें खत्म कर देता है। और दूसरा बंदा उस पर पीछे से हमला करने जाता है लेकिन सेन आकर उसे खत्म कर देती है। वो देखकर फैंग उसका थैंक्स करता है, लेकिन तभी एक बंदा वहां से बचकर भागने लगा होता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फैंग उसका भी काम तमाम कर देता है। और उसे मारने के बाद वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। उससे अपने तरफ आता देखकर सेन अपने शॉट को उसके तरफ करते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे करीब भी आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये देखकर फैंग रुक जाता है और रुककर कहता है कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा फियर्स है। तभी वो शर्माते हुए पूछते हैं क्या तुम फार्मासिस्ट हो और क्या तुम ही मुझे बचाए हो। फैंग ताना देते हुए कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी कौन सा है। ये सुनकर वो जाते हुए कहते हैं कि बाद में मिलूंगी। इसके बाद फैंग उस रुइन वाली जगह पर फिर से जाता है और जाकर कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि पहले जैसा कोई एनर्जी मुझे मिल जाए। ये सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि हार मान जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन तभी फैंग को फिर से एक अजीब तरह की एनर्जी मिल जाता है जिससे वो ऑब्जर्व करने लगा होता है। वो देखकर उसके मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहीं पर फैंग के कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं जहाँ पर वो पुराने टाइम में पहुंच गया होता है जब वो जगह तबाह नहीं हुआ था तब का टाइम में। फैंग उस पैलेस के अंदर में जाता है जहाँ पर युद्ध चल रहा होता है और तभी उसके सामने एक तलवार गिरती है और उसके सामने एक बंदा आता है जो कि देखते ही देखते गायब हो जाता है और उसे एक पीला कलर का परले मिलता है और जैसे वो उसे लेता है वो गायब हो जाता है और फैंग होश में आ जाता है। उसे होश में आता देखकर वो कहते कि तुम 2 दिन से यहाँ पर बैठे थे। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से टॉम के पास जाने लगता है। जहाँ पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग आ गए होते हैं और मार्शल किंग लेवल वाले लोग भी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं और अब असली बैटल स्टार्ट होने वाला होता है। और तभी टॉम में से एक फायर क्लीन निकलता है जो कि 5 एंशिएंट बीस्ट में से एक होता है। वो एक मिथिकल बीस्ट होता है और लेजेंड के अनुसार वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो हेवन और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो सुप्रीम एंशिएंट बीस्ट में से एक होता है। उसे देखकर फैंग वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है क्योंकि वो उनके फाइट के झमेले में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन तभी उसका लिटिल बोल उस फायर क्लीन को लेने के लिए कहता है। ये सुनकर वो घबराते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मरने के लिए बोल रहे हो क्या। उसके मास्टर कहती है कि वो बिना किसी रीजन के फालतू में नहीं बताएगा, जरूर वो फायर क्लीन तुम्हारे वर्चुअल मार्शल आर्ट से रिलेटेड होगा। लेकिन वहीं पर फैंग फिर भी थोड़ा सा अविश्वास से कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी उस फायर क्लीन को हराना कोई आम बात नहीं है और आप भी काफी ज्यादा एसेंस एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो कहती है कि इसको लेकर तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस थोड़ा सा आराम करके मैं ठीक हो जाऊंगी। वहीं पर बैटलफील्ड को दिखाते हैं जहां पर काफी सारे लोग उस फायर क्लीन से फाइट कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा होता है। और तभी वहां पर फैंग मास्क पहनकर पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि लगता है कि वो बंदा काफी ज्यादा जी लिया है इसलिए अब मरने जा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि शायद वो मार्शल एम्परर लेवल का होगा। उसे देखकर सेन को वो जाना पहचाना लगता है लेकिन वो तुरंत अपने मन से वो वाला ख्याल निकाल देती है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहां पर वो उसके पास जाता है और उसकी मास्टर 2000 क्रिस्टल का यूज कर लेती है और उससे कहते हैं कि अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो देखकर फैंग को समझ में आने लगा होता है कि अगर वो अपना सारा पावर का यूज कर लेगी तो वो फिर से गायब हो जाएगी, इसलिए वो उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। लेकिन वो इसकी बात को ना सुनकर कहती है कि वर्चुअल मार्शल आर्ट को मास्टर कर लेना। ये बोलकर वो उसके सभी 2000 मार्शल क्रिस्टल का पावर का यूज करके एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर फायर क्लीन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि क्या वो मारा गया। वहीं पर नीचे दिखाते हैं जहां पर वो क्लीन जिस जगह पर गिरा होता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया होता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरा होता है और बहुत ही गुस्से में फिर से बाहर निकल जाता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो फायर क्लीन वहां से भागने लगा होता है लेकिन फैंग उसके भागने देने से पहले ही फिर से उस पर काफी भयानक हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वो सच में मार्शल एम्परर लेवल का ही है ना या फिर उससे भी ताकतवर है। वहीं पर उस क्लीन को दिखाते हैं जो कि फाइटिंग पावर खो दिया होता है और मारा जाता है। ये देखकर फैंग उसे पकड़कर उसे बहुत ही दूर लेकर चला जाता है। उसे देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन शायद वो हिडन फैमिली से बिलोंग करता होगा। वहीं पर काफी दूर में फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उस क्लीन को लाकर पटक देते हैं और उसकी मास्टर गायब होने लगी होती है और उससे कहते हैं कि मैं मरने वाली नहीं हूँ लेकिन अब से तुम्हें खुद पर डिपेंड होना होगा।
होगा, ये बोलकर वो गायब हो जाती है। ये देखकर वो कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जरूर उस वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल कर लूंगा। तभी लिटिल बोल उस स्क्रीन के पास जाता है और उसमें से उसका सोल निकाल लेता है और निकाल कर फैंग को खाने के लिए कहता है, लेकिन फैंग खाने से मना करने लगता है। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वो जबरदस्ती उसके मुंह में डालकर उसे खिला देता है, जिससे उसके पेट के अंदर काफी ज्यादा दर्द होने लगा होता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अभी भी उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसका लेफ्ट आर्म में काफी ज्यादा दर्द होने लगा होता है और उसे ऐसा लगने लगा होता है जैसे कि उसका वो हाथ फटने वाला हो। और तभी उसका वो आर्म बदल कर किलिन का आर्म में बदल जाता है। वो देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि कहीं मैं किलिन का आर्म को इनहेरिट तो नहीं कर लिया हो ना। ये सोचकर वो उसके पावर को ट्राई करने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो एक पेड़ पर हमला कर देता है और उसके अटैक से वो पेड़ टूट जाता है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस आर्म का यूज करके उस काले बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स अभी भी नहीं खुलता है। ये देखकर अब उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो जोर से चिल्लाता है कि एक दिन मैं जरूर इस वर्चुअल मार्शल आर्ट को कंट्रोल कर लूंगा। ये बोलकर वो अपने आर्म को पहले जैसे कर लेता है और काफी ज्यादा क्रिस्टल का यूज करने के कारण वो फिर से जुआन सिटी जाने के बारे में सोचता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कान योन, ची और बिंग डायनेस्टी को कुछ लोग अगर जिन डायनेस्टी के लोगों को चैलेंज कर रहे होते हैं और वो लोगों ने हरा भी दिए होते हैं। ये देखकर कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि ये काफी दुख की बात है कि हमारी सिटी का यंगर जनरेशन उससे हार गया है। दूसरा कहता है कभी भी लो प्रोफाइल रखने वाला सेन फैमिली बच रहा है। तीसरा बंदा कहता है कि मेरे हिसाब से लकी मास्टर उसे हरा सकता है। ये सुनकर एक बंदा उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम प्राउड किस पर हो रहे हो, लकी मास्टर अकेले तुम लोगों को हरा देगा। ये सुनकर दूसरे डायनेस्टी से आए बंदे कहने लगे होते हैं कि मैंने तुम लोगों को मुंह से लकी मास्टर के बारे में काफी ज्यादा सुना है, अगर उसके पास हिम्मत होता तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। तभी वहां पर सेन यून आकर उनका मुंह बंद करते हुए कहती है कि कौन कहा कि हमारा जुआन सिटी हार जाएगा। उसे देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वो सब सुनकर वो लोग कहते हैं कि रूमर्स का कोडिंग आप सिर्फ स्टोन फेज में ही अच्छे नहीं है बल्कि अपीयरेंस में भी आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन आज देखने के बाद पता चल ही गया कि वो सभी की सभी बातें सच है। सेन यून उससे कहते कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम वेट कैसे कर रहे हो, क्या अभी भी 100 क्रिस्टल का गेम है। ये सुनकर वो बंदा उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि क्यों ना हम लव और प्लेजर को वेट करते हैं। उसका जवाब देते हुए सेन कहती है कि मैं सीसी और व्हाइट फेस वालों से रोमांस की बात नहीं करती हूँ। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी सीकुन नाम का बंदा उसे साइड करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बेट करता हूँ, 100 क्रिस्टल आपकी स्टेटस से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप खुद ही रूल्स को क्यों डिसाइड नहीं कर लेते हैं। ये बोलकर वो कहते तो ठीक है, 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल को ड्रॉ कर पाएगा वही जीतेगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि सी फैमिली का कानवॉइड आई टेक्निक पूरा दुनिया में फेमस है और वो सभी मटेरियल का ग्रेड को देख सकता है, लेकिन क्वांटिटी क्वालिटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मेरे पास जीतने का चांस है। वहीं पर उसे मुस्कुराता देखकर सीकुन सोचता है कि जुआन सिटी के नंबर 1 पर्सन से बिल्कुल ऐसे उम्मीद था, ये बिल्कुल प्रिपेयर होकर आई है, लेकिन मेरा कानवॉइड आई टेक्निक जितना तुम सोची हो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सोचकर वो उसके लिए अग्री कर लेता है। ये सुनकर एल्डरयू कहता है कि अब जबकि दोनों अग्री कर लिए हैं तो स्टोन को चुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये बोलकर वो सबको अपने हाउस में लेकर जाता है और 1 घंटे के बाद वो लोग अपने अपने स्टोन को चुन लिए होते हैं। इसके बाद उनके स्टोन को खोलना शुरू कर दिया गया होता है और कुछ देर के बाद उनका रिजल्ट बताया जाता है, जहां पर सेन का 23 स्टोन को खोल दिया गया होता है और उसमें से 14 क्रिस्टल निकला होता है और उसके पास अब सिर्फ 3 स्टोन ही बच रहा होता है। और उसके बाद सीकुन का रिजल्ट को बताया जाता है जिसका गया होता है और उसके पास अभी भी 4 स्टोन बच रहा होता है और उसका स्टोन में से टोटल 15 क्रिस्टल निकल गया होता है, जो कि सेन यून से 1 ज्यादा होता है। वो सब जानकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहने लगे होते हैं कि लगता है कि मिस सेन हारने वाली है। वहीं पर ये देखकर सीकुन के दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं। वो सब सुनकर सेन यून सोचने लगी होती है कि क्या मैं सच में हारने वाली हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हार जाऊं, लेकिन यहाँ पर जिन डायनेस्टी का डिग्निटी की बात है उससे नर्वस होते देखकर एल्डरयू सोचते हैं कि लगता है कि हमारा जिन डायनेस्टी हारने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आकर कहता है कि यहाँ पर इतना अच्छा मैच चल रहा है और किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। उसका आवाज सुनकर एल्डरयू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाकी के लोग भी खुशी खुशी उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर सीकुन के दोस्त उससे देखकर कहने लगे होते हैं तो क्या यही लकी मास्टर है, देखकर तो कोई मीडियोकर लग रहा है। सीकुन भी सोचते कि मैंने कभी ये नाम क्यों नहीं सुना है। वहीं पर वो सब सुनकर सेन्यू सोचती है कि अगर मास्टर हाउस जिन डायनेस्टी की डिग्निटी को रिस्टोर कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं अपना नंबर 1 पोजीशन को हाथ से जाने दूं। लेकिन तभी वो फैंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसे। उसे देखकर फैंग कहते कि हम फिर से मिल गए ना। फैंग को देखकर उससे अभी भी विश्वास हो ही नहीं रहा होता है कि वही लकी मास्टर है। वहीं पर फैंग उनके पास जाते हुए कहता है कि कितनी दुख की बात है कि मैं देरी से आया हूँ, नहीं तो मेरे स्किल के कारण हम लोग कभी हारते ही नहीं। ये सुनकर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं कि सिर्फ
सिर्फ अपने मुंह पे डिपेंड होकर बोल रहे हो। तभी सी कुन उससे कहता है कि मेरे पास अभी भी 4 स्टोन बच रहा है और सेन यून के पास 3 स्टोन बच रहा है, अभी भी बहुत देरी नहीं हुआ है, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बाद में रोना मत। वो कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इसलिए फैंग उसका 2 स्टोन को बदलने के लिए पूछता है। सी कुन कहता है कि तुम उन्हें एक्सचेंज कर सकते हो, अगर वो 1 मिलियन के पार ना जा सके तब तक। मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। वहीं पर फैंग नाटक करते हुए 2 स्टोन को चुनने लगा होता है। वो देखकर उसके दोस्त कहने लगे होते हैं कि देखकर तो वो कोई एक्सपर्ट लग ही नहीं रहा है। वहीं पर फैंग उसको 2 स्टोन को एक्सचेंज करके 4 चीप स्टोन ले लिया होता है। वो देखकर सेन यून को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो 4 स्टोन काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, आखिर उसके पास फिर भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। तभी रिजल्ट बताया जाता है कि सी क्यून के पास 15 क्रिस्टल ओपन किया गया है और उसके पास अभी भी 4 स्टोन बच रहा है, और सेन और हाउफेन 14 क्रिस्टल को ओपन किए हैं और उनके पास 5 स्टोन बच रहा है। रिजल्ट बताने के बाद बाकी के स्टोन को खोलना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर फैंग के 3 स्टोन में से क्रिस्टल निकल गया होता है। ये देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर ये देखकर सेन्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लिया। अब करंट स्कोर बराबर हो गया होता है क्योंकि दोनों के स्टोन में से 17 क्रिस्टल निकला होता है और सी कुन के पास एक भी स्टोन नहीं बच रहा होता है और फैंग के पास 1 स्टोन और बच रहा होता है। वो देखकर सी कुन सोचता है कि अगर उसका आखिरी स्टोन में से क्रिस्टल निकल जाएगा तो इसका मतलब मैं हार जाऊंगा, मैंने उसे सच में कम समझ लिया है। वहीं पर आखिरी वाले स्टोन को ओपन किया जाता है लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है, जिससे वो मैच ड्रॉ हो जाता है और वो देखकर सी कुन चैन की सांस लेता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि लो प्रोफाइल रखने के लिए जानबूझकर टाई किया होता है, लेकिन एल्डर यू को उसका प्लान के बारे में पता चल गया होता है। वहीं पर ये देखकर सी कुन के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं। ये देखकर फैंग कहता है कि मैंने ये कहा था कि मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मैं जीत ही जाऊंगा। तभी सी कुन उसे फिर से चैलेंज करने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन मना करते हुए कहने लगा होता है कि मेरे पास अभी बहुत ही काम है, इसलिए मैं खेल नहीं पाऊंगा। इसलिए सी कुन उसे लालच देते हुए कहता है कि मैं 1000 क्रिस्टल को बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। उतना सारा क्रिस्टल के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी सी कुन के दोस्त भी कहने लगे होते हैं कि हम लोग भी 1000 क्रिस्टल को कंट्रीब्यूट करेंगे। उतना सारा क्रिस्टल के बारे में सुनकर उसे लालच आ जाती है और वो हाँ कहने लगा होता है। ये देखकर सेन उससे कहने की कोशिश करती है कि ज्यादा लालची मत बनो। फैंग उससे कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, मुझे हारने की चिंता नहीं हो रही है, हालांकि मैं श्योर हूँ कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन मुझे इस चीज की चिंता हो रही है कि मेरे पास उतना सारा क्रिस्टल बेट लगाने के लिए है ही नहीं। ये सुनकर एल्डर यू कहते हैं कि अब जबकि ब्रदर हाउस जू सिटी की ग्लोरी के लिए फाइट कर रहे हैं तो मैं 5000 क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए फैंग उसका काफी ज्यादा थैंक्स करने लगता है। तभी सी कुन चिल्लाते हुए कहते हैं कभी मैं कुछ देर पहले थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। इसलिए अब उनका फाइनल मैच स्टार्ट हो गया होता है और उसके 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग उसे आराम से हरा देता है। वो देखकर सी कुन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है, लेकिन उससे यकीन करना ही पड़ता है और वो उसे 5000 क्रिस्टल देते हुए कहता है कि मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ। फैंग कहता है कि तुम तो अपना हार स्वीकार कर लिए हो, लेकिन उनका क्या। वहीं पर सी कुन के बाकी के दोस्तों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उससे अपना क्रिस्टल मांगने लगे होते हैं। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग वापस जाने लगा होता है और एल्डर यू उससे वो 5000 क्रिस्टल नहीं लेता है बल्कि उसे गिफ्ट के तौर पर दे देता है। फैंग उन्हें थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। वहीं पर रास्ते में सैन उसका रेस्क्यू करने के लिए और जू सिटी को ग्लोरी के लिए थैंक्स करती है और शर्माते हुए कहती है लेकिन मैं अभी भी तुम्हें मोलेस्ट करने के लिए माफ नहीं की हूँ। फैंग कहता है कि मैं सच में उस दिन आपको सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था और मेरा और कोई भी गलत इरादा नहीं था। ये सुनकर वो उसे सामने से देखकर कहने लगी होती है कि तुम फार्मासिस्ट और फेज स्टोन मास्टर दोनों हो और एल्डर यू फैंग तुम्हें किसी गेस्ट के जैसे वर्शिप करते हैं और युआन फैमिली तुम्हारी वजह से एलिमिनेट हो गया है, क्या तुम सच में किसी हिडन फैमिली से बिलोंग करते हो। और उससे काफी सारा सवाल पूछने लगी होती है, लेकिन फैंग उसके सवालों से बचकर वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम्हें नेचुरली पता चल जाएगा। इसके 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग कल्टिवेट कर रहा होता है और कहता है कि अब सिर्फ 2 ही महीने बच रहा है किंगडम का ग्रेट कंपटीशन स्टार्ट होने में। ये बोलकर वो जाने लगता है और जाकर मास्टर लू को उसके बारे में बताता है। वो जानकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और इंपेरियल कैपिटल तक उसे कंपनी देने के लिए कहता है, लेकिन फैंग पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि अभी 2 महीना बच रहा है, इसलिए मैं रास्ते में एक्सपीरियंस गेन करते हुए जाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से यूयू मैंसन जाकर एल्डर यू को भी अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और अपना असली नाम भी बता देता है। वो सब जानकर एल्डर यू उसे एक मैंसन में लेकर जाते हैं जहाँ पर गेट पर 2 बेंडेड लेवल वाला गार्ड कर रहे होते हैं और सिर्फ फैंग को देखकर अपना ऑरा का यूज करता है तो फैंग को काफी ज्यादा सप्रेसिव फोर्स को फील होने लगा होता है। लेकिन उन्हें और कुछ करने देने से पहले ही एल्डर यू उन्हें एक टोकन दिखाता है जिससे वो लोग उन्हें जाने देते हैं। जहाँ पर जाकर फैंग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे स्क्रिप्चर रखा होता है। उसका वैसा एक्सप्रेशन देखकर एल्डर यू कहते हैं कि ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। ये बोलकर वो उसे ऊपर लेकर चला जाता है जहाँ पर ज्यादा स्क्रिप्चर नहीं होता है बल्कि 4 एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक होता है, जिसे देखकर फैंग एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक गया होता है। वो देखकर एल्डर यू उसे बताते हैं कि ये कुछ एंशिएंट
एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक है जिससे कि मेरा ये गैंग जमा किया है। और वो फैंग को एक टेक्निक कल्टीवेट करने के लिए देता है। वो जानकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और थैंक्स बोलकर उसे लेने चला जाता है। लेकिन तभी वो उसे एक और बात बताता है कि आप सभी एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। आप उससे कल्टीवेट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे वो आपके फेट पर डिपेंड करेगा। वहीं पर फैंग लाल वाले स्क्रिप्चर को लेने जाता है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर एल्डर कहते हैं लगता है कि वो वाला आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए अगला वाला ट्राई कीजिए। इसलिए फैंग दूसरा वाला ट्राई करता है लेकिन वो भी उसे रिजेक्ट कर देता है। तीसरा ट्राई करता है लेकिन वो भी उसे रिजेक्ट कर ही देता है। अब सिर्फ आखिरी स्क्रिप्चर बच रहा होता है, इसलिए फैंग काफी ज्यादा नर्वस होकर उसे लेने जाता है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे वो उसे लेता है बाहर में एक बहुत ही तेज रोशनी निकलता है जिसे देखकर बाहर में बैठा गार्ड समझ जाता है कि वो बच्चा सीक्रेट टेक्निक को ऑब्टेन कर लिया है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उस स्क्रिप्चर को उठाने के बाद उसके अंदर चला गया होता है और वो उसे सीखना स्टार्ट कर देता है। इसके 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपना आंख खोलता है और वो ग्रेविटी इंक्रीज करने वाली स्किल को हासिल कर लिया होता है। और उस स्किल का खासियत ये होता है कि लेवल बढ़ने के साथ वो स्किल भी बढ़ते चला जाएगा जिसके कारण वो और ज्यादा एरिया का ग्रेविटी को बढ़ा पाएगा और वो और ज्यादा वेट को भी बढ़ा पाएगा। फैंग उसके लिए एल्डर यू को थैंक्स कहता है और बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जुआन सिटी के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी फैंग एक जगह पर जाता है और वहां पर रुककर उनसे कहता है कि आप फॉलो करना बंद करो और अपना अपना शक्ल दिखाओ। इसलिए काफी सारे चियांग गैंग के मेंबर उससे बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं और उनमें से 2 एंसेस्टर और 6 स्पिरिट लेवल का होता है। उन्हें देखकर फैंग को अपना ग्रेविटी वाले स्किल को यूज करने का अच्छा मौका मिल गया होता है, इसलिए वो उन्हें प्रोवोक करने लगता है जिससे वो सभी के सभी लोग उस पर एक साथ हमला करने आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनका करीब पहुंचने से पहले वो अपना ग्रेविटी वाले स्किल का यूज कर देता है जिससे उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया होता है और वो लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी फैंग अपने स्पिरिचुअल वेपन को निकालकर उनका काम तमाम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक बंदा उनके चंगुल से बचकर निकल जाता है और वहां से जान बचाकर भागने लगा होता है। लेकिन उसका भागने देने से पहले ही फैंग फिर से ग्रेविटी वाले स्किल का यूज कर देता है जिससे वो बंदा काफी ज्यादा भारी हो जाता है और नीचे गिर जाता है और उससे हैरानी से उस स्किल के बारे में पूछने लगा होता है। फैंग उससे कहते हैं कि जबकि तुम मरने वाले हो तो बताने में कोई हर्ज है ही नहीं। ये बोलकर वो अपना हाथ को क्लीन आर्म में बदलकर उससे कहता है कि ये एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक है जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तभी फैंग उसका काम तमाम कर देता है। उसे मारने के बाद फैंग को काफी ज्यादा अजीब फील होने लगा होता है और उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द करने लगा होता है। लेकिन वो ब्रेक थ्रू करने का साइन होता है और कुछ ही देर के बाद वो ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट लेवल में पहुंच जाता है। इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल की का पंख बनाकर उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो थोड़ा बहुत उड़ भी लेता है। लेकिन तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। ये देखकर फैंग सोचता है कि इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए मुझे जल्दी से एंसेस्टर लेवल में पहुंचना पड़ेगा। लेकिन तभी फैंग को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और उसी आवाज वाली जगह को दिखाते हैं। मार्शल वेनरेट लेवल का होता है और कहता है कि अकेले उड़ने का प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। उसे देखकर फैंग सोचते है कि उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग स्पिरिट लेवल में हैं, कहीं इसका मतलब ये लोग भी ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने तो नहीं जा रहे हैं ना। वहीं पर उसे देखकर एक बंदा अपने हेडमास्टर से पूछता है कि वो तो उड़ भी नहीं पा रहा है और उड़ना आसान क्यों नहीं है। हेडमास्टर कहता है कि वो बंदा बिना सिखाए लगभग उड़ लिया था, क्या तुम बिना मेरे सिखाए उड़ सकते हो। ये सुनकर उस बंदे का मुंह ही बंद हो जाता है। तभी रात होने ही वाला होता है, इसलिए वो सभी लोग वहीं पर आराम करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग आग जलाकर मीट पका रहा होता है और उसका स्मेल की तरफ सभी लड़कियां अट्रैक्ट हो रही होती है। ये देखकर फैंग उसे टेस्ट करने के लिए उन्हें देने लगता है। लेकिन वो बात लिटिल बॉल को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आता है और वो बाहर आकर चिल्लाने लगा होता है। उसे देखकर सभी लड़कियां कहने लगी होती है कि वो कितना ज्यादा क्यूट है और उसे खरीदने के लिए भी पूछने लगते हैं। फैंग कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन ये बिकाऊ नहीं है और बॉल से कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और पका दूंगा। और दूर खड़े बंदे को देखकर वो कहता है कि वो बंदा मेरे रोस्टेड मीट के टेम्पटेशन को सह लिया है, आखिर किस तरह का बंदा वो होगा। ये बोलकर वो जाकर उसे भी एक पीस दे देता है। वो उसे लेकर उसे थैंक्स कहकर अपने बारे में बताने लगा होता है कि उसका नाम चैंग नान है और वो लुओ यू किंगडम से आया है। अपने बारे में बताकर वो उसके बारे में पूछता है। फैंग भी अपने बारे में बताकर उससे पूछता है कि क्या तुम लोग भी ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। ये सुनकर चैंग उससे अपने साथ चलने के लिए पूछता है। ये बोलकर वो खाने लगता है। उसे देखकर फैंग सोचता है कि ऑलरेडी एंसेस्टर के सेकंड इनेट रिलम में पहुंच गया है और ये जरूर सभी लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए इससे फाइट करने में सच में मजा आ जाएगा। ये सोचकर वो उससे स्पेयर करने के लिए पूछता है। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है और चौंकते हुए पूछता है क्या तुम सीरियस हो। जहां तक मैं तुम्हें ऑब्जर्व किया हूं तुम सिर्फ स्पिरिट लेवल के अर्ली स्टेज में ही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बुरी तरह से पिट जाओगे। फैंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास मोटी चमड़ी है और अगर मैं पिट भी जाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं खुद ही पिटने के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर वो सब देखकर वही बंदे हेडमास्टर से कहता है कि
कि चेंग नन हमारा जीनियस है जिसे हमने अपने कंट्री के पावर से ट्रेन किया है और उसका ताकत हमारे कंट्री के टॉप 3 में आ सकता है, इसलिए उस बंदे से फाइट करना आपको नहीं लगता है कि ये बुलिंग होगा? इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कभी ये कहना हार्ड होगा। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने पंचों से हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और चेंग अपना हाथ देखकर सोचता है कि आखिर स्पिरिट लेवल में होकर भी उसके पास इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है। वहीं पर ये देखकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बंदा भी वही डाउट पूछता है। उसका हेडमास्टर कहता है कि मेरे हिसाब से वो बंदा ई क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया होगा, इसलिए उसके पास इतना ज़्यादा पावर आ गया होगा। दूसरी तरफ चेंग उससे कहता है कि वो काउंट नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, फिर से करते हैं। ये सुनकर फैंग उससे कहता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, अपना पूरा ताकत यूज करने पर हिचकिचाना मत। ये बोलकर वो लोग फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार पहली बार से ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। वो देखकर हेडमास्टर भी सोचने लगा होता है कि ऑब्वियसली उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर वो किस तरह का कल्टीवेशन बीस्ट है जो कि एंसेस्टर लेवल वाले से फाइट कर ले रहा है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग फाइट करना जारी रखते हैं। वो देखकर बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो उससे इवेंटली मैच हो गया होता है। तभी फैंग उससे कहते हैं कि ऐसा फाइट करने में मज़ा नहीं आ रहा है, अपना पावर को कंट्रोल करना बंद करके पूरा ताकत के साथ फाइट करो, तब मजा आएगा। ये सुनकर चैंग हंसते हुए कहते हैं कब जबकि तुम खुद ही इनिशिएटिव लिए हो तो अब मैं अपना ताकत को छुपाऊंगा नहीं। ये बोलकर वो अपना पूरा पावर का यूज करने लगता है। वो देखकर फैंग कहता तो ठीक है, मैं भी अपना पूरा पावर का यूज करूंगा। ये बोलकर वो अपने क्लीन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर वो है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहां पर वो दोनों फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार का अटैक से चेंग को काफी जोरदार चोट लग जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका हाथ टूटने वाला हो। वो देखकर वो पूछते हैं कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर तुम हो। फैंग कहता है कि ये एक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक है जो कि मुझे लक से मिला है। उसकी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहता है तो क्या इसका मतलब एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक सच में एग्जिस्ट करती है? और बैठकर कहने लगा होता है कि अब मैं तुमसे और कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। लेकिन फैंग उसे फिर से उठाकर उसे पूरा ताकत का यूज करके फाइट करने के लिए कहने लगता है और कुछ देर तक मनाने के बाद वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण फैंग अब थोड़ा बहुत उड़ने भी लगा होता है। और फाइट खत्म करने के बाद वो फैंग से कहते हैं कि लगता है कि हम दोनों डिस्टाइंड है, इसलिए किसी कारण से मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछता है क्या कहीं तुम गे तो नहीं हो ना? ये सुनकर चैंग जल्दी से अपने मुंह को बंद करके कहने लगा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, और जल्दी से उसे समझाने लगा होता है कि मुझे गलत मत समझना, ये वैसा वाला प्यार नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन तभी फैंग जल्दी से उससे दूर होकर कहने लगा होता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना एक्सप्लेन करोगे मैं उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाऊंगा। ये बोलकर वो भागने लगा होता है और चैंग भी उसके पीछे भागते हुए कहने लगा होता है कि मुझे कम से कम समझाने तो दो। वहीं पर वो सभी बातें सुनकर सभी लड़कियां कहने लगी होती है तो इसीलिए वो हमारी तरफ देखता भी नहीं था। इसके बाद और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बातें करने पर उसे फैंग के बारे में और पता चलता है। उसके बारे में वो सभी बातें जानकर चैंग थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसा जीनियस सच में लोअर मिडिल क्लास साइलम किंगडम से आया है? फैंग हाँ में जवाब देकर पूछता है कि ये कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है क्या? चैंग उससे कहता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जिन डायनेस्टी में हाई, मिडिल, लो और ऑर्डिनरी किंगडम एग्जिस्ट करते हैं और ऑर्डिनरी किंगडम को छोड़कर बाकी सभी किंगडम अपर, मीडियम और लोअर क्लास में डिवाइडेड है। मीडियम किंगडम में मार्शल एंसेस्टर सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन तुम इतना कम एज में ही इतना ज्यादा पावर को ऑब्टेन कर लिए हो तो ऑफकोर्स ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। फैंग कहता है कि साइलम अभी तक लोअर मिडिल क्लास का किंगडम इसलिए है क्योंकि ग्रैंड टूर्नामेंट में हमारा पुराने रिकॉर्ड बहुत ही बेकार रहा है और मैं इस बार पार्टिसिपेट करके अपने किंगडम के रैंक को बढ़ाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उससे उस कंपटीशन के रूल के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से रूल पता नहीं होता है, इसलिए वो रूल बताना स्टार्ट करता है कि वो टूर्नामेंट 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला स्टेज किंगडम का रैंकिंग के बारे में है जिसमें जिन डायनेस्टी के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सभी किंगडम अपने 10 लोगों को चुनकर एक रिंग बनाकर अपने से हाई रैंक वाले किंगडम को चैलेंज करते हैं, जिसमें अगर वो जीत जाता है तो उनका रैंक बढ़ जाएगा और हारने वाला किंगडम का रैंक गिर जाएगा। और दूसरा स्टेज ही मेन इवेंट होता है जिसमें पूरा डायनेस्टी से 30 साल के अंदर वाले लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें चाहे कितने ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पूरा कंपटीशन खत्म होने के बाद टॉप 3 विनर वाले को सेंट माउंटेन में एंटर करने का मौका दिया जाएगा। सेंट किंग माउंटेन जिन डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट हेरिटेज होता है और वहीं पर जिन डायनेस्टी के अंदर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर को कल्टिवेट किया जाता है। अगर कोई उसमें एंटर कर जाता है तो उसका फैमिली मेंबर को जिन डायनेस्टी वाला क्राउन पहनाएगा और वैसल भी बन सकता है और रॉयल फैमिली भी बन सकता है। वो उसका पूरा रूल रेगुलेशन बताकर उससे कहता है कि साइलम किंगडम काफी ज्यादा लकी है कि उसके पास तुम हो। इतना बोलकर वो उसे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से कुरान किंगडम का बाई ई नाम का बंदा होता है जो कि हाई वुड एट्रीब्यूट फिजिक वाला होता है। और उसके बारे में रूमर्स ये कहते हैं कि जब उसका जन्म हुआ था तब पूरा शहर का फल, फूल, पेड़ सभी म्यूटेट हो गए थे और जन्म के कुछ ही टाइम के बाद वो अपने आसपास के वातावरण को चेंज करने वाला पावर को ऑब्टेन कर लिया था। 8 साल की उम्र में अप्रेंटिस, 10 साल की उम्र में मास्टर, ऐसे ही करते करते वो 15 साल की उम्र में मार्शल एंसेस्टर लेवल में पहुंच गया था। लेकिन एंसेस्टर लेवल के बाद से
उसके बारे में कोई भी नया जानकारी सुनने को नहीं मिल रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि उसे काफी सारा मौका मिला है और अब वो 23 साल का हो गया है, इसलिए वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा बंदा यूकी किंगडम का तोंग चोंग है, जो कि कुछ साल पहले सिर्फ अपने हाथों से ही वो मार्शल एंसेस्टर का 5th इनेट लेवल वाला फैमिली को खत्म कर दिया था और वो एक बंदे को भी नहीं छोड़ा था। सिर्फ यही एबिलिटी उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को प्रूव करने के लिए काफी है। इसके बाद तीसरा, चौथा और बाकियों के बारे में उसे बता देता है। उन सभी के बारे में सुनकर फैंग को अपना औकात के बारे में पता चल गया होता है और वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगा होता है कि जिस 7 लोगों के बारे में तुम बोले हो, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें फेस भी कर पाऊंगा। चैंग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ज्यादा घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम्हारे ताकत के बल पर तुम उनसे जरूर मैच कर लोगे। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उन्हें फेस करने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन तभी हेडमास्टर उससे कहते हैं कि तुम एक और पर्सन के बारे में भूल गए हो और वही सबसे बड़ा थ्रेट है। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से चौंक कर उसके बारे में पूछने लगते हैं। हेडमास्टर बताते हैं कि वो बंदा खुद को द डेविल कहता है। उसका नाम सुनकर वो दोनों थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। वो बताते हैं कि द डेविल बंदा ओरिजिनली में इंपेरियल डायनेस्टी का पावरफुल फैमिली का एक गार्बेज टैलेंट था। जब वो 15 साल का था तब उसका फैमिली को बाकी का फैमिली मिलकर खत्म कर दिया था और वो अकेले ही था जो कि बचकर निकल गया था और 10 सालों तक चिपकर रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली वो पिछले साल वापस आ गया और वो पॉइजन टेक्निक को सीख लिया था और उसने अकेले उन सभी फैमिली को खत्म कर दिया जिसने उसे ऑफेंड किया था और वो ऑलमोस्ट पूरा फैमिली को जहर देकर खत्म कर दिया था। वो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चैंग पूछता है कि अभी आपने कहा कि डेविल इंपेरियल डायनेस्टी फैमिली से है और इंपेरियल डायनेस्टी के लोग तो डायरेक्टली बड़ा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या वो डेविल इसमें पार्टिसिपेट करेगा? वो कहते हैं कि उस डेविल का मूवमेंट के बारे में कुछ गेस किया नहीं जा सकता है। वो ऑलरेडी 26 साल का हो गया है, अगर वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर उसे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग प्रैक्टिस करते करते ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके बाद वो लोग कुछ दिन तक चलने के बाद इंपेरियल कैपिटल पहुंच गए होते हैं जहाँ पर सिर्फ बाहर का गार्ड ही स्पिरिट लेवल का होता है। वो सभी लोग कैपिटल में एंटर कर जाते हैं और बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फैंग पता करके अपने किंगडम के कोर्टयार्ड में पहुंच जाता है और जाते हुए सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो दोनों यहाँ पर पहुंचे होंगे या फिर नहीं पहुंचे होंगे। ये सोचकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर फैंग उस दिशा में देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसके बंदियों को छेड़ रहे होते हैं। वो देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर उसका डीन जाकर उनसे कहते हैं कि आप लोग हमारे जैसे छोटे किंगडम वाले को बुली क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए वो उससे भी बदतमीजी से बातें करते हुए कहते हैं कि अपने आप को समझते क्या हो, अगर अभी हम चाहे तो तुम्हारे किंगडम को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर फैंग उसके पास जाते हुए कहते हैं कि मैं भी तो देखूं कि आखिर किसका इतना हिम्मत हो रहा है कि वो मेरे किंगडम को खत्म करने के बारे में बोल रहा है। फैंग को देखकर वो दोनों लड़कियां जाकर उससे लिपट गए होते हैं। ये देखकर फैंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि सभी लोग देख रहे हैं। वहीं पर ये देखकर वो दोनों बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि हमारे यंग मास्टर एक को भी नहीं ले पाया और वो नेमलेस बंदा आकर दोनों को ले लिया है। ये बोलकर वो उसे सबक सिखाने जाने लगता है, लेकिन तभी यंग मास्टर जुआंग कहता है कि वायलेंस से उन लड़कियों को चोट लग सकती है। ये बोलकर वो उन तीनों को 100 क्रिस्टल में खरीदने के लिए कहता है। ये सुनकर फैंग कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना सारा क्रिस्टल है, कहीं इसका मतलब तुम्हारा फैमिली गैम्बलिंग हाउस तो ओन नहीं करती है ना? उसका बंदा बताने लगा होता है कि हाँ हम लोग ओन करते हैं। इसका जवाब देते हुए फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही वहां पर जाकर क्रिस्टल ले लूंगा, तुमसे मैं सिर्फ 100 क्रिस्टल को क्यों लूंगा? पता नहीं क्यों पर तुम्हारे गैम्बलिंग हाउस में जाने का मन करने लगा है। क्या यंग मास्टर जुआंग मेरा वेलकम नहीं करेंगे क्या? ये सुनकर जुआंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहां से जाते हुए कहता है कि अगर तुम क्रिस्टल को नहीं निकाल पाओगे तो वो तीनों ब्यूटी मेरी हो जाएंगी। वो देखकर यूनिंग उससे कहती है कि तुम हमें बेट पर कैसे लगा सकते हो? फैंग कहते हैं कि तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसका यही बोलने के साथ यही बात में दिखाते हैं कि फैंग उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके उसका बेटिंग हाउस में बेट करने चला जाता है और ये न्यूज फैल गया होता है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग तमाशा देखने पहुँच गए होते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि 2 रो की तरफ इशारा करके उन दोनों को कोई भी स्टोन चुनने के लिए कहता है। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि क्या ये ठीक होगा? फैंग कहता है हाँ मुझे विश्वास है कि तुम दोनों ब्लेस्ड हो। वहीं पर ऊपर वाले फ्लोर से वो सभी कुछ देखकर जुआंग कहता है कि ये मैच तो मैं ऐसे जीतने वाला हूँ। तभी फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग 12 स्टोन को चुन लिए होते हैं और उसे ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जुआंग आते हुए कहता है कि मैं उन्हें खुद ही ओपन करूंगा। और वो जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए पहले स्टोन को खोलता है, लेकिन रिजल्ट देखकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है क्योंकि उसमें से स्पिरिट आयरन निकल गया होता है। वो देखकर वो जल्दी से फैंग को देखकर सोचने लगा होता है कि कहीं वो फेज स्टोन मास्टर तो नहीं है ना। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग टोटल 2 स्पिरिट आयरन और 7 क्रिस्टल ओपन कर लिया होता है। वहीं पर ये देखकर जुआंग को बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है कि वो फेज स्टोन मास्टर है।
तभी फैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जुआंग गैम्बलिंग हाउस सच में काफी ज्यादा जेनरस है, सिर्फ कुछ रैंडम स्टोन को चुनने पर ही मैं मालामाल हो गया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप मुझे अभी भी कंटिन्यू करने देंगे या फिर कंटिन्यू नहीं करने देंगे। गुस्से में इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि तुम सिर्फ लकी थे और मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। इसीलिए फैंग स्टोन गैम्बल करना जारी रखता है और इसके 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रिजल्ट देखकर जुआंग का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो रिजल्ट ये होता है कि फैंग 653 स्टोन को चुना होता है, जिसमें से 11 स्प्लिट आयरन निकला होता है और 500 से ज्यादा क्रिस्टल निकला होता है। वो जानकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर वैसा रिजल्ट देखकर जुआंग को भी अपने आंखों पर विश्वास हो ही नहीं रहा होता है, लेकिन उसे विश्वास करना ही पड़ता है और वो सोचते हैं कि इस कॉमन एरिया में इतना सारा स्प्लिट आयरन और इतना सारा क्रिस्टल था, मुझे पता ही नहीं था। ये सोचकर अब वो उसे रोकने के बारे में सोचता है। ये सोचकर फैंग जितना भी ट्रेजर ओपन किया होता है वो सब वो फैंग को देते हुए उस वापस जाने के लिए कहने लगता है। फैंग वो सब लेकर कहता है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अब जबकि मैंने सारे स्टोन को ओपन कर लिया है तो अब इन सभी बेकार स्टोन को चेंज कर दीजिए, नहीं तो वो आपके रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि क्या इसका मतलब 10,000 से ज्यादा स्टोन गार्बेज है, इसका तो ये मतलब है कि वो हमें चीट कर रहा है। वहीं पर वैसा सिचुएशन देखकर जुआंग उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। ये सुनकर फैंग सभी लोगों से बोल देता है कि मैंने कहा ना ये वेस्ट है तो इसका मतलब ये वेस्ट है। ये बोलकर वो सभी लोगों को चैलेंज करता है कि अब जो भी इन रो स्टोन में से एक भी क्रिस्टल को निकाल देगा तो मैं उसे खुद 100 क्रिस्टल दूंगा। उसका वैसा चैलेंज सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी स्टोन को खोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक भी स्टोन नहीं निकलता है। इसीलिए सभी लोग दूसरे गैम्बलिंग हाउस में जाने लगे होते हैं। ये देखकर जुआंग का हालत और ज्यादा खराब हो जाता है और वो रोने लगा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं अपने एंसेस्टर को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तभी फैंग उसे ये बोलकर वहां से जाने लगा होता है कि हो सके तो मैं दोबारा आ सकता हूँ। ये सुनकर जुआंग उसका पैर पकड़कर कहने लगा होता है कि प्लीज दोबारा मत आना। फैंग उन दोनों को लेकर जाते हुए कहता है वेल तुम ही स्टार्ट किए थे। इसके बाद साइलम किंगडम के कोर्टयार्ड को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग जाकर आराम से बैठा होता है और आराम कर रहा होता है और वो दोनों उससे बातें कर रही होती है और उसका काफी ज्यादा तारीफ भी कर रही होती है। तभी फैंग को उसका गिफ्ट के बारे में याद आता है और वो उन दोनों को एक एक स्पिरिट वेपन देता है। वो देखकर वानसिन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक और आइस एट्रीब्यूट वाला स्पिरिट वेपन है। ये सुनकर फैंग समझ जाता है कि वो यूनियन के लिए मांग रही है, लेकिन उसका ग्रज उसके साथ खत्म हो गया होता है, इसलिए वो उसके लिए मान जाता है और कहता है हाँ मेरे पास एक और है जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगडम का ग्रैंड टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है और तभी वहाँ पर एम्परर आकर कुछ स्पीच देकर टूर्नामेंट को स्टार्ट कर देता है। वहीं पर साइलम किंगडम के लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर उनके डीन उससे कहते हैं कि किंगडम का फ्यूचर अब तुम लोगों पर ही है, क्या तुम सभी लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो। वो सभी लोग काफी ज्यादा जोश में कहते हैं हाँ हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। लेकिन तभी वहाँ पर शिवन किंगडम के लीडर ची हान आकर हुआ यून लांग यानी कि डीन का मजाक उड़ाने लगा होता है, क्योंकि उन दोनों में कुछ पुरानी दुश्मनी होती है। इसलिए वो सब अपने बारे में सुनकर डीन कहते हैं कि तुम्हारा किंगडम भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, क्यों ना एक मैच हो जाए। उसका जवाब देते हुए ची हान कहते हैं कि तुम अभी मेरे किंगडम को चैलेंज करने के लिए वर्दी नहीं हो, पहले क्वालिफिकेशन हासिल कर लो फिर मुझे चैलेंज करने के लिए आना। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसकी बातें सुनकर यूनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन डीन उसे शांत करते हुए कहते हैं कि वो लोग कुछ भी गलत नहीं बोले हैं, हमारा किंगडम अभी लोअर मिडिल क्लास का किंगडम है, पहले हमें मीडियम मिडिल क्लास को हराकर मीडियम मिडिल क्लास का बनना पड़ेगा, तब जाकर हम अपर क्लास का शियोन किंगडम को चैलेंज कर पाएंगे। ये बोलकर वो जाकर लॉटरी को ड्रॉ करने चला जाता है जहाँ पर उनका अपोनेंट यूयू किंगडम होता है, जिससे फाइट करके वो लोग काफी आराम से उन्हें हरा देते हैं। वो देखकर यूयू किंगडम वालों को उनके पावर पर यकीन हो ही नहीं रहा होता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि साइलम किंगडम जीतकर मीडियम ग्रेड में प्रमोट हो गया है और यूयू किंगडम लोअर ग्रेड में डिमोट हो गया है। इसके बाद वो लोग उन्हें चैलेंज करने चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें देखकर ची हान उसे मॉक करते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी क्वालिफिकेशन हासिल कर लोगे। ये बोलकर वो अपने स्टूडेंट से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे अकेले हरा दोगे। उनकी बातें सुनकर यूनियन कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि वो लोग कुछ ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। डीन उसे शांत करते हुए कहता है कि वो बंदा ऑलरेडी एंसेस्टर लेवल में पहुंच गया है। वहीं पर उससे फाइट करने के लिए फैंग हाउ जाता है, जिसके लिए उसके सभी लोग उसका काफी ज्यादा चीयर अप करने लगे होते हैं। उससे जाता देखकर ची हान कहता है कि मार्शल स्पिरिट का अर्ली स्टेज वाले को भेज रहे हो, लगता है कि तुम्हारे किंगडम के पास और कोई है ही नहीं। इसका जवाब देते हुए फैंग उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई और है नहीं, बल्कि तुम्हारे किंगडम से डील करने के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। ये सुनकर उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसके अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग भी अपना स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिससे उसका स्फीयर ही कट जाता है, जिससे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका संभलने देने से पहले फैंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका खेल ही खत्म हो जाता है। ये देखकर जेहन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो वहीं पर जे देखकर उसके लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर वैसा रिजल्ट देखकर जूनिंग भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचती है कि हालांकि उसका लेवल मुझसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन उसका पावर मुझे भी सरपास कर दिया है। इसके बाद फिर से स्टेज को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अगले वाले को बुलाता है, इसलिए उसका दूसरा अपोनेंट जाता है और उस पर हमला कर देता है। उससे काउंटर करने के लिए
फेंग भी अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। वहीं पर उसका अपोनेंट काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि उसका की में फायर और आइस दोनों में फील कर पाया था, लेकिन ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है ना। तभी फेंग अपना ग्रेविटी वाली स्किल का यूज कर देता है, जिससे उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बिल्कुल भी हिल ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो किस तरह का स्किल का यूज कर रहा है, लेकिन तभी फेंग फिर से उस पर हमला करके उसका खेल ही खत्म कर देता है। ये देखकर उसके बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर फेंग अगले वाले को बुलाता है। वो सब देखकर ची हम सोचता है कि कहीं उसका मतलब उसका की का प्योरिटी हाईएस्ट ग्रेड का तो नहीं है ना। ये सोचकर वो अपने डिसाइपल से कहता है कि संभल कर रहना, उसका की कोई आम की नहीं होगा। ये सुनकर वो बंदा चाहता है और जाकर काफी ज्यादा स्टाइल दिखाने लगता है। वो देखकर फेंग सोचते कि लगता है कि ये परेशानी खड़ा कर सकता है। ये सोचकर वो अपने क्लीन वाला आर्म को निकाल देता है, जिससे देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहने लगे होते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर तो नहीं है ना। वो देखकर उसका अपोनेंट के भी फटने लगा होता है। वहीं पर सभी मैचेस को देखकर एम्परर बोर होते हुए कह रहा होता है कि कोई भी मजा नहीं आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसा ही बोरिंग है। लेकिन तभी उसकी नजर फेंग पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जो कि क्लीन का पावर का यूज करके अटैक करता है, जिससे उसका अपोनेंट का हाथ ही टूट जाता है और वो बंदा चैंग वाली स्टेज पर जाकर फेंका जाता है। और चैंग फेंग को देखकर कहता है कि वो अपना मॉन्स्टर वाला हाथ का यूज कर लिया है। वहीं पर फेंग को देखकर एम्परर उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। इसके बाद वहीं स्टेज पर दिखाते हैं जहां पर उसका पावर देखकर जीहान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचने लगा होता है कि मुझे डर है कि उसका पावर इंसेस्टर के थर्ड इनेट रिलम जितना हो गया होगा। उस मॉन्स्टर से फाइट करने का मतलब अपने लोगों को मौत के कुएं में भेजना होगा। ये सोचकर वो लोग हार स्वीकार कर लेते हैं, जिससे साइलम किंगडम जीत जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी उसके दोनों गर्लफ्रेंड जाकर उससे गले लगकर कहने लगे होते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा फियर्स थे। फेंग उनसे कहता है कि तुम ज्यादा घबराओ मत, ये सिर्फ एक सीक्रेट टेक्निक है, मैं तुम लोगों पर फियर्स नहीं होऊंगा। वहीं पर वो रिजल्ट देखकर और उसका मॉन्स्टर आर्म को देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसी के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फेंग को दिखाते हैं जहां पर वो जाकर डीन को हायर रैंक वाले किंगडम को चैलेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि एक एक स्टेप करके लेना चाहिए। हाई किंगडम बनने के लिए वेनेट लेवल का होना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में चैलेंज करके हार जाएंगे तो हमारा हालत और ज्यादा खराब हो जाएगा। वहीं पर हायर ऑफिशियल को दिखाते हैं जहां पर वो लोग भी फेंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एम्परर कहते हैं कि मेरे हिसाब से वो डायरेक्टली सेंट किंग माउंटेन में भेजा जा सकता है। इसके लिए सभी लोग मान जाते हैं और हाँ कहने लगे होते हैं, लेकिन एक हायर ऑफिशियल कहता है कि पहले उसे फाइट करने दीजिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर वो कितना दूर जा सकता है। अगले दिन में चैंग को दिखाते हैं जो कि फेंग के पास जाने लगा होता है, लेकिन तभी वो दो ब्यूटी को उसके साथ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगा होता है कि मैं भी तो इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग क्यों नहीं मिला है। ये सोचकर वो अपने मन में रोने लगा होता है। तभी उससे अपनी तरफ आता देखकर डीन उससे कहता है कि अगर तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो तो फ्रंट डेस्क के पास जाओ। वो देखकर फेंग कहता है कि वो मेरा दोस्त है। ये बोलकर वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, इसलिए वो काफी ज्यादा प्राउड के साथ अपने बारे में बताने लगता है और बताकर कहता है कि मैं भी सिंगल हूँ। और मैं उसका बात को पूरा करने से पहले फेंग उसे पीटते हुए कहने लगा होता है कि वो सब तुमसे कौन पूछ रहा है। वहीं पर उसका बात सुनकर डीन थोड़ा सा हैरानी से कहता है कि लुआ यू किंगडम तो हाई क्लास मीडियम रैंक का किंगडम है ना। चैंग उसके फैक्ट को सही करते हुए कहता है कि वो पहले था, लेकिन अब वो अपर रैंक पे प्रमोट हो गया है। ये सुनकर वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचते हैं कि पूरे डायनेस्टी में सिर्फ 10 ही अपर रैंक के किंगडम है। इसका ये मतलब हो सकता है कि ये बंदा कोई रेयर जीनियस होगा। तभी चैंग फेंग से कहता है कि तुम्हारे पावर से भी कोई मैच नहीं कर सकता है, सिर्फ उन 7 पावरफुल फैमिली को अवॉइड करना और उन्हें अवॉइड करके तुम बाकी को चैलेंज करके आराम से हाई क्लास का किंगडम बन सकते हो। इसलिए फेंग डीन को इसके लिए राजी करवाने लगता है, इसलिए वो मान जाता है और उससे कहता है कि अगला चैलेंज में सिर्फ तुम ही कम्पीट कर सकते हो, इसलिए क्या तुम कॉन्फिडेंस हो। फेंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ। इसलिए डीन अपना अगला ओपोनेंट को चुनने जाता है, लेकिन कुछ सोचकर वो चैंग से कुछ पूछने लगता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।